देख सकते हैं हजारों की तादाद में जो लोग हैं सड़क के दोनों ही तरफ मौजूद। प्रधानमंत्री एक जीप में, खुली जीप में सवार और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आगे आगे महिलाओं की टोली, महिलाओं की टीम और उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप साथ में देख सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों भी उनके साथ मौजूद। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें महाराष्ट्र में, और खासकर जो जिन सीटों पर अभी वोटिंग बाकी है, 20 मई को 5वें चरण में जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होनी है, और इस लिहाज से ये रोड शो काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मौका है आपकी समझ को और दुरुस्त करने का। जानकारी हम आपको ये दे दें कि महाराष्ट्र में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 लोकसभा की सीटें हैं, और अब तक 4 चरणों में 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, और 20 मई को 5वें चरण में जो बची हुई 13 सीटें हैं उन पर वोटिंग होगी। और उस लिहाज से जिन सीटों पर वोटिंग होनी है 5वें चरण में, उस लिहाज से इस रोड शो को आप जोड़ कर देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हो जाती है और ये तस्वीरें हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हमने देखा भी कि किस तरह से उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया महाराष्ट्र में। इस दौरान उन्होंने जो विपक्षी गठबंधन है उन पर जमकर उन्होंने हमले किए, निशाना साधा। और शाम के वक्त, इस वक्त प्रधानमंत्री ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आप देख पा रहे हैं, जहां वो एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों में दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं, और साथ साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और ये जो इलाका है जहां इस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, ये मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में ये आता है। और ये जो मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट है, इस सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला जो शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे गुट, उनके साथ है, कांटे की टक्कर है। इस वक्त प्रधानमंत्री मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट में मौजूद हैं और यहां पे इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और इसी सीट पर यहां, जैसा कि हमने कहा, कि बीजेपी की टक्कर जो है वो शिवसेना यूबीटी गुट के साथ है। और 5वें चरण में 20 मई को यहां पे चुनाव होने वाले हैं। और इस सीट से, मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से, जहां की इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, यहां से बीजेपी ने गुजराती मूल के जो मिहिर कोटेचा हैं उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी के सामने शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल वो खड़े हैं, उन दोनों के बीच में चुनौती है। और इस क्षेत्र में जो भांडुप है, घाटकोपर है, विक्रोली और कांजुर मार्ग, यहां पे कहा जाता है कि शिव सैनिकों का पुराना गढ़ है ये। लेकिन इस इलाके में गुजरातियों समेत जो बाकी जो प्रवासी हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है, वो यहाँ के वोटर्स हैं। और इसीलिए चूंकि गुजराती का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है, गुजराती अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, इसलिए बीजेपी ने मिहिर कोटेचा को, जो कि गुजराती मूल के हैं, उनको यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इन सीट की बात की जाए तो जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें भी शामिल हैं। धुले एक सीट है, डिंडोरी, नासिक, एमएमआर, जैसा कि हमने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये तमाम सीटें। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर भी इस वक्त इस रोड शो को कवर कर रहे हैं, मौजूद हैं। शिशिर, हम देख पा रहे हैं कि इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आगे आगे महिलाओं की टोली, और सड़क के दोनों ही तरफ हजारों लाखों की तादाद में जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो मौजूद हैं पीएम की एक झलक पाने के लिए। कितना जोश और उत्साह आप वहां देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त कुछ बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की अमूमन किसी पब्लिक के हम सभी जानते हैं कि कितनी तादाद में लोग होते हैं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा तादाद में लोग इस रोड शो के लिए हम रास्ते के दोनों तरफ देख रहे हैं। इस वक्त ये रोड शो जहां से गुजर रहा है, आपने ठीक फरमाया कि ये मुंबई नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, सीट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है।
और काफी विषम इलाका माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर कई घंटों से खड़े थे। हालांकि धूप काफी है ज्यादा मुंबई में इस वक्त अगर देखा जाए, लेकिन धूप की परवाह नहीं है और इसीलिए हर कोई आम हो, हर कोई खास हो, इस रोड शो पे अगर देख पाएंगे जिस प्रकार से विजुअल्स हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री उत्साह उनका दोगुना कर रहे हैं। हालांकि इस सीट का अगर हम मुआयना करें तो ये मुंबई की अगर इस पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुजरात को इलाका है, लेकिन साथ ही गुजराती बहुल नहीं, क्योंकि एक सम्मिश्र बस्ती हम कह सकते हैं जिसमें मराठी भी उतनी तादाद में है, बाकी अन्य जो लोग वो उतनी तादाद में है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होता है ये। एक जमाना था यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये शिवसेना का घर भी माना जाता है, लेकिन इसी घर में अगर देखा जाए पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। फिर चाहे वो पिछला लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पे पिछले हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो जो किया है बीजेपी द्वारा इसी जो इलाके में चुनकर आया है, घाटकोपर विक्टोरी काजूमा वो इलाका है बीजेपी के जो वोटर्स है तादाद काफी मुंबई के कम सड़कों में से एक जहाँ से इस वक्त प्रधानमंत्री का ये पूरा काफिला गुजर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी हमारी बात इसमें ये भी है कि स्पेसिफिक लोग नहीं बल्कि लोगों के लिए उनके मनोरंजन को हम देख पा रहे हैं कि जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, खासतौर पर मुंबई का जो कोली लोगों का हालांकि पूरी कहा जाए तो बस्ती थी मुंबई सबसे पहले उनके द्वारा बसाई गई थी, तो उसकी झलक भी इस रोड शो में दिखाई दे रही है। सिर्फ मराठी नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा सम्मिश्र इलाका है ये, तो ऐसे में जो दक्षिण भारत के लोग भी है बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं, तो वो भी लोग जो है रास्ते पर उतरा है। जहाँ से रास्ता गुजरता है वह लंबी इमारतें भी है, कुछ अगर देखा जाए ऊंचे ऊंचे टावर्स भी है, लेकिन लोग इस वक्त खिड़कियों पर छज्जों पर चढ़कर हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाना चाहते हैं। हालात ये है कि जहां पर रास्तों में अगर देखा जाए तो गाड़ियों का ट्रैफिक जाम हुआ करता था, आज इन्हीं रास्तों पर देख पा रहे हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये ऑफिस छूटने का वक्त होता है, लेकिन लोगों को उसकी परवाह नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से उनका उत्साह देख रहे हैं, कुछ लोग जो है देखने आए, इनका स्वागत करने आए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में हम समझ पा रहे हैं कि इस वक्त इस इलाके में बीजेपी का कितना बड़ा जोर है और शायद ये जोर आजमाइश है इस वक्त प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में सम्मिलित हो चुके हैं। हालांकि तकरीबन किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से लोगों का जोश और उत्साह है और जो लोग हैं वो अभिवादन कर रहे हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी नीरज सिंह भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। नीरज, ये तस्वीरें भी काफी महत्वपूर्ण हैं और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री किसी भी शहर में, भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे वो उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं और इस तरह से रोड शो करते हैं, जनसभाएं करते हैं, लोगों का काफी हुजूम उसमें उमड़ता है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आती हैं। और आप चूंकि वहां ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, क्या कुछ बता पाएंगे वहां से? ठीक है, बिल्कुल। और ये हुजूम असीम बताता है कि कितना प्यार अपने प्रधानमंत्री को जो लोग हैं वो देश भर के देते हैं। आप देखें कि जहां पर भी प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो करते हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए कह सकते हैं कि ललायत रहते हैं। और जब महिलाओं की बात आती है, असीम आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में एक सामान्य सी तस्वीर आपको दिखाई देती है कि महिलाएं बड़ी संख्या में उनकी आरती उतारती हैं। सामान्यतः आप देखें कि फूलों की वर्षा उनके ऊपर होती है, लेकिन जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं आरती उतारती हुई तस्वीरें आपको उस रोड शो में दिखाई देती है। ये बताता है कि महिलाएं कितना अपने प्रधानमंत्री का आदर करती हैं, अपने प्रधानमंत्री की जो बातें हैं, प्रधानमंत्री की ये योजनाएं, उन पर कितना विश्वास करती हैं। आप देखें कि ये वो महिला है जो पहले घरों में रहती थी और कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी, आर्थिक रूप से कमजोर रहती थी,
लेकिन तमाम तरह की योजनाएं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इन महिलाओं को लेकर जो लेकर आए, उसका जो फायदा है इनको मिला। और वही कह सकते हैं कि जो महिलाएं आपको रोड शो में दिखाई दी देती हैं। आप देखें कि कच्चे घरों में रहती थी, उन महिलाओं के नाम पक्के घर किए गए। आप देखें उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से एक बड़ी जो रकम है वो महिलाओं के खातों में पहुंची और आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो ये प्यार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलता है। आप देखें कि किस तरीके से महाराष्ट्र की महिलाएं कर्तव्य दिखाकर प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो कर रही हैं। बड़ी संख्या में आप देखें दोनों तरफ जो रोड के दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। नीरज, ये तस्वीरों में हम जो देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री पीछे मुड़कर उनका काफिला इस वक्त रुका हुआ है, ये क्या चल रहा है? देखिए पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं और खासतौर से महिला और युवा हैं जो मोदी मोदी की जो आवाज है वो काफी देर से लगा रहे थे। और प्रधानमंत्री उस आवाज को सुनकर थोड़ी देर के लिए रुके और वहां पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ये कह सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, इसके अलावा जो युवा जो लोग अलग अलग जगह से आए हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस कला के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। और आप देखें कि महिलाएं किस तरीके से नृत्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आगे महिलाएं बड़ी संख्या में चल रही हैं और वो नृत्य करके एक तरीके से उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रही हैं इस रोड शो को। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो उत्साह है उनको ये दिखाई दे रहा है। और दूसरे, ये काफिला जब रुका हुआ है तो प्रधानमंत्री कुछ जो टीवी के जो पत्रकार हैं उनको साक्षात्कार भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं। और अपनी तमाम योजनाएं, किस तरीके की रणनीति है, किस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, इन पर उन पत्रकारों से बातचीत है प्रधानमंत्री रोड शो के दौरान वो भी कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो तस्वीरें हैं और इस समय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में उस गाड़ी पर सवार हैं। आप देखें कमल का फूल एक जो बच्चा है उसके द्वारा दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ कई सारी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी प्रधानमंत्री के रोड शो के अलावा। जब प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित करते हैं तो प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर, उनकी माता की तस्वीर को लेकर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रधानमंत्री निराश भी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार है वो महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और नीरज, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे किस तरह से महिलाएं अच्छी खासी तादाद में हैं और आपने जिक्र किया कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं उनका कितना फ़ायदा हुआ है उन महिलाओं को। और इसलिए आप देखें अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। और इन तस्वीरों में सड़क के दोनों ही तरफ नीरज हम युवाओं को भी देख पा रहे हैं, इसलिए कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए भी, चाहे वो जो उनके कौशल विकास की बात हो, उनके रोजगार की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने युवाओं के लिए भी खासा काम किया है। इसलिए इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में युवाओं भी मौजूद हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब हैं। देखिए बिल्कुल काम किया है। और आप देखें कि जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार काम कर रही है हर वर्ग को लेकर, आप सिर्फ युवाओं तक ही ना सीमित रहें, आप महिलाओं को देखें, युवाओं को, किसानों को, इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तमाम जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके लिए जिस तरह की योजना है। आप देखें ये युवा जो पहले तमाम नौकरियां या कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए एक तरीके से महरूम रहता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ इस युवा को मिल रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से, इनोवेशंस के माध्यम से ये लोग अपने लिए रोजगार तो पैदा कर ही रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, दूसरे लोगों को भी जो सक्षम है वो बना रहे हैं। आप देखें कि आज मुंबई एक सुरक्षित सिटी के तौर पर जाना जाता है और जब सिटी सुरक्षित रहेगी तो निश्चित तौर पर कारोबार भी वहां पर बेहतर होगा, रोजगार और रोजी रोटी के जो धंधे हैं वो भी ज्यादा सक्षम तरीके से चलेंगे। यही कारण है कि आप देखें कि युवाओं को बड़े संख्या में रोजगार दिए गए, उनके लिए स्टार्टअप, मुद्रा जो लोन है वो शुरू किए गए। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो जिनकी इच्छाएं होती हैं कारोबार करने, जिनकी इच्छाएं होती है कुछ काम धंधा खोलने की, लेकिन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें कि मुद्रा योजना के तहत
उन लोगों को बिना गारंटी के ऋण मिलता है और वो अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को उस रोजगार से जोड़ भी सकते हैं। यही कारण है कि युवाओं का प्रधानमंत्री के प्रति एक विशेष कह सकते हैं कि जो लगाव है वो रहता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री को देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कह सकते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, तमाम अपनी योजनाओं का जिक्र वो रैलियों में करते हैं। एक नीरज जो इस वक्त मैं देख रहा हूं तस्वीरों में, बहुत अच्छा मैसेज सकल हिंदू समाज घाटकोपर की तरफ से कि मेरी चौखट पे चल के आज मेरे प्रधान आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत के कि देश के प्राण आए हैं। इस तरह के जो बहुत ही दिल को छू लेने वाले जो संदेश हैं वो भी वहां पे 400 साल का सपना आपने किया अपना, इस तरह के जो मैसेज हैं वो वहां पे जो युवा हैं और उसमें भगवान राम की जो तस्वीरें वो लगी हुई हैं। तो इस तरह से एक जोश और उत्साह है कि खुद प्रधान उनके बीच आए हैं और 400 साल 500 साल का जो सपना है वो पूरा हुआ। इस तरह के प्लेकार्ड भी वहां पे लोग दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिखा रहे हैं और ऐसे तमाम तरह के प्लेकार्ड आपको मिलेंगे और ये बताता है कि लोग किस बेसब्री से राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, किस बेसब्री से रामलला का इंतजार कर रहे थे कि वो अपने घर में पहुंचे। और ये एक सपना ही था और किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतना जो भव्य है वो राम मंदिर बनेगा। और यही कारण है कि लोग अपनी जो खुशी है उसको प्रकट कर रहे हैं प्ले कार्ड के माध्यम से। और जिस तरीके से आप देखें कि प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, उसको लेकर भी लोगों का ये मानना है कि आप एक सिर्फ मैं एक आकलन आपके सामने रखूंगा कि आप देखें कि विपक्ष के जो तमाम लोग हैं, अगर हम राहुल गांधी की भी बात करें, आप अगर देखिए कि राहुल गांधी ने अब तक चुनाव के दौरान कितनी रैलियां या रोड शो किए, आप प्रधानमंत्री से उनकी तुलना करिए। इस एज में भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी से जस्ट डबल उन्होंने चुनावी सभाएं की हैं, रोड शो किए। तो ये आप में बताता है अपने आप में कि कितनी एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे देश के लोगों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कैसे बेहतर हो सकता है, इस देश को हम कैसे विकसित देश के रूप में बना सकते हैं। 2047 तक उन्होंने ये लक्ष्य रखा है और उसके लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, वो भी लगातार अगर काम करेंगे तो इस देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही कारण है कि आप देखें कि इतना लगाव प्रधानमंत्री को इस रोड शो में। और सिर्फ यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो इस तरह का जो प्यार है, इस तरह का जो प्रेम है, वो प्रधानमंत्री के ये सड़कों पर उमड़ता आपको दिखाई देता है। बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से रुक करेंगे शिशिर का। शिशिर, आज इस रोड शो से पहले जब पीएम डिंडोरी में थे और वहां जब एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, और उन्होंने जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी जो शिवसेना है, इससे पहले भी वो कई बार संबोधित कर चुके हैं, इस वर्ड का यूज कर चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने आज यूज किया। उन्होंने उनकी शिवसेना को नकली शिवसेना कहा और कहा कि 4 जून के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने अगले चरण में चुनाव होने वाले हैं, इसका कितना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इसका अगर हम कारण देखें तो 2019 में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक गठबंधन में थे, महायुति में थे, साथ ही साथ एनडीए का हिस्सा भी थे, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव जब हुए तो लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़े थे और जो सीट उस वक्त मिली थी वो काफी अच्छी सीट चाहे पाकर दोनों पार्टियों को उठाकर उस वक्त मिला था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि फिर से दोनों पार्टियां एक साथ जो है आकर यहाँ पर लड़ती हुई दिखाई दी थी। उसका भी फायदा जो है दोनों पार्टियों को यहाँ पर हुआ, एक अच्छा नंबर उनको मिला राज्य की विधानसभा। हालांकि उसके बाद अपने सबने देखा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अपना सत्ता अलग चुना और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने सत्ता में जो है गठबंधन कर लिया। हालांकि यही बात अगर देखा जाए बीजेपी को खटक रही थी। उन्होंने कई रूप से अगर देखा जाए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर आपको अलग से लड़ना ही था, अगर आपको कांग्रेस तो हमारे साथ एक साथ मंच अच्छा नहीं करना चाहिए था, जो उस वक्त मांगे थे मोदी जी के मंच से भी। हालांकि मोदी जी भी उस वक्त जो है चुनावी रैली में थे, तो ऐसे में वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों की, लेकिन इस बात रहे हैं कि बीजेपी जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से दोनों पक्षों की आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से दोनों पक्ष सालों से काम करते आ रहे थे, तो ऐसे
शिवसेना का एक जरूर चाह रहा था कि वो जो है बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ आगे बढ़े। तो ये कारण है कि बीजेपी, इस प्रकार से हमने देखा कि शिवसेना में दो फाड़ हो चुके थे। एक जो कि एकनाथ शिंदे, हालांकि हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम विचारों के साथ आगे बढ़ते बढ़ रहे हैं। ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्हीं विचारों को लेकर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और जो विचारों का साथ था एक विचारों के साथ था। और इसीलिए इस बार उन्होंने देखा कि किस प्रकार से 2020 में सत्ता परिवर्तन, 21 में सत्ता परिवर्तन हुआ और एकनाथ शिंदे जो है फिर से बीजेपी के साथ आ गए। तो ऐसे में बीजेपी भी स्पष्ट किया कि विचार दूसरी बात ये दिखाती है कि उन्होंने कहा कि असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना कौन। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंकड़ों की बात करें तो हालांकि आंकड़े अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन कमीशन ने सभी चीजों को है। तो ऐसे में जो दूसरी शिवसेना है वो कौन है, तो इससे प्रधानमंत्री आगाह है तो असली शिवसेना वो हमारे साथ है। और जो शिवसेना नवी विचारों के साथ अलग हुई है वो उद्धव ठाकरे की। हालांकि इसमें अगर देखा पड़ेगा कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे हो या फिर हम बात करें खासतौर पर एकनाथ शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे ने इस बात अगर देखा जाए 15 सीटें जो मिली है और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशियों का चुनाव अगर देखा जाए पूरा एक रैली उन्होंने निकाली थी, सपोर्ट किया था, पब्लिक मीटिंग्स की थी, रोड शो किए थे, उसी प्रकार के जो उनके अलाइज है, मतलब एकनाथ शिंदे के जो प्रत्याशी है उनके लिए भी प्रधानमंत्री जो है विदर्भ का दौरा किया, उन्होंने मराठवाड़ा का किया। हालांकि सर ने कहा कि वो पश्चिम महाराष्ट्र है वहां पर भी बड़े तादाद पर वो आए। और अब मुंबई की हम बात कर रहे हैं तो मुंबई में प्रधानमंत्री आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके साथ वही शिवसेना है जो पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ थी, महायुति में थी। ये उनका कहने का काफी स्पष्ट विषय। और लोगों के सामने जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसी बात को लेकर जाते हैं कि विचारों में कोई जो है अंतर नहीं है और इसीलिए जो इस वक्त लोग हमारे साथ है उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो अब ये लोगों के पाले में गेंद है कि लोग क्या सोचते हैं। हालांकि लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों ने उनको चुन के दिया था क्योंकि इसकी विचारधारा की पार्टियां हैं और ऐसे में उनको विधानसभा में पिछली अच्छे बहुमत मिले थे और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक अच्छा आंकड़ा इन दो शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, उन दोनों को मिला था। तो ऐसे में लोगों ने उस वक्त भी चुन के दिया था और इसीलिए अमूमन प्रधानमंत्री शायद इस बात को जानते हैं कि अगर शिवसेना उनके साथ रही तो उसका फायदा भी जो है गठबंधन सरकार को होगा। इस प्रकार से सीटों का गणित जुटाना है, उसमें अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है, जो असली शिवसेना का जिक्र वो करते हैं, उसका भी एक बड़ा रोल, अहम रोल महाराष्ट्र में होगा। और इसलिए हमने देखा कि पिछली बार से ज्यादा इस बार रैलीज की है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इस बार रैलीज की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेहनत वो काम के द्वारा करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बार हम वो भी देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां पूरे महाराष्ट्र में हुई है, तो जो काम हुआ है प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन काम को लोगों तक ले जाने की जरूरत है। और हालांकि जब भी प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं किसी भी मीटिंग में देखा है तो उनका यही जो होता है, काम जो होता है वो लोगों तक पहुंचता है। इलेक्शन करता है लोगों तक पहुंचने का, उनको समझाने का भी किस प्रकार से कार्य हुआ है। तो ये दो चीजें काफी महत्वपूर्ण होगी। शिवसेना इस वक्त जिस प्रकार से उन्होंने शिवसेना ये लोगों के सामने रखने के लिए इतिहास क्या था और इस वक्त उनके पास जो है वो कौन है जो लोगों को बताने के लिए निर्देश दिया है। जी ठीक है, हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जी, ये आपसे जानना चाहेंगे जिस बात का जिक्र शिशिर कर रहे थे, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है महाविकास अघाड़ी, उनकी बातें कुछ और है, जो विपक्ष में चाहे वो एनसीपी के जो शरद पवार गुट है वो या फिर उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो विपक्ष ऐसा कह रहा है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से टूट हुआ, चाहे वो शिवसेना की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो, इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की तरफ से एक सहानुभूति वोट की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोग काफी नाराज हैं और इसलिए जो एक सहानुभूति वाली जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार के एनसीपी को। आपकी प्रतिक्रिया इस पर?
जी, मैं अभी शिशिर की ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं आपके सवाल पे आने के लिए। ये देखिए, ये मुंबई का आज ये पहली बार पीएम मोदी का ये रोड शो है, और जब ये मुंबई का पीएम मोदी का ये रोड शो आप कहते हैं तो ये भी आपको हमें समझना पड़ेगा कि मुंबई का जो अभी तक का एक राजनीतिक परिदृश्य जो भी था वो भी बदलने वाला है। तो आप कह सकते हैं एक कुल मिला के कि ये एक ऐतिहासिक रोड शो है जी। और जब ऐतिहासिक रोड शो आप कहते हैं तो उस समय में जब आप कहते हैं कि एनसीपी में जिस तरह से टूट हुई है, शिवसेना में इस बार इतनी बड़ी टूट हुई है, तो इस दोनों पार्टी के बीच में एग्जिस्टेंस के लिए इस बार एक बड़ी लड़ाई है, जो आप कह सकते हैं कि उनका एक लिटमस टेस्ट है कि वो जनता के बीच में कितने पॉपुलर है, वो उसका एक बड़ा टेस्ट इसमें होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि जो शिशिर बता रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि 2019 में आप देखिए, जब ये शिवसेना और बीजेपी के दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी उस समय में, और बीजेपी 2014 से लेके लगातार मुंबई में खास करके महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। और इस नंबर 1 की पार्टी में आप देखिए कि बीजेपी को पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में 23 सीट, जहां तक मुझे याद है, लगभग 23 सीटें बीजेपी को मिली थी, 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। नवनीत राणा जो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती थी वो भी बीजेपी के सपोर्टर थी। और इस बार परिदृश्य बदला ये है कि वो शिवसेना जो उद्धव है उसके 2 फांक हुए हैं, और उसमें से वो एकनाथ शिंदे बाहर हुए हैं। एकनाथ शिंदे क्या जो शिवसेना कैडर है या शिवसेना के जो बड़ी तादाद में विधायक निकले और उसके बाद वहां पे जो सरकार बनी महायुति की, उसका भी परिदृश्य आपको देखना होगा। तो उनके हाथ में शिवसेना, उद्धव के हाथ में उनकी आक्रमण्यता भी उनके सामने में है। वो चीफ मिनिस्टर पूरे टेन्योर में शायद ही किसी दिन सचिवालय गए होंगे। तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में है। अब ये सवाल तो लिटमस टेस्ट की जब मैं बात कर रहा था तो देखिए, इस मुंबई में पहली बार ऐसा है कि शिवसेना के दोनों धड़ा आमने सामने है। 3 सीट में एकनाथ शिंदे और उद्धव सेना के शिंदे जो है वो आमने सामने में है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक अस्तित्व की बड़ी लड़ाई है दोनों शिवसेना के बीच में कि असली सेना कौन। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अब कहते ही अभी कल्याण की सभा में कहते हुए ये नकली सेना से सावधान रहने की जरूरत है, तो उसके पीछे उनका एक तर्क है कि अगर ये सहानुभूति उनके लिए काम करते हुए नजर आती तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जिसको सबसे बड़ा चाणक्य ये माना जाता है शरद पवार को, तो शायद उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आने वाले टाइम में जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उसका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। तो यही बात पीएम मोदी ने आज यहाँ की पब्लिक रैली में उठाया था। क्या बाला साहब ठाकरे का शिवसेना, क्या उनकी वो पार्टी और उनका स्वाभिमान आज कांग्रेस के पार्टी में विलय होने जा रहा है, ये एक दुखद पहलू है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं तो आप उसी तरह से देखिए कि शिवसेना शिंदे जो है वो अपना सिंबल को लेके बाला साहब ठाकरे को ये माना है। तो ये असली और नकली शिवसेना का भी टेस्ट इस लोकसभा के चुनाव में होना है। हो सकता है कि 6 महीने के बाद असेंबली के चुनाव में जो भी परिदृश्य निकले, लेकिन ये सारी लड़ाई जो आप देख रहे हैं वो लोकसभा से का कम विधानसभा चुनाव के लिए ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपने पूरे दम खम के साथ लगी हुई है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये लोकसभा का चुनाव है और यहाँ का खास करके मुंबई का मतदाता 5वें चरण में सिर्फ ये मुंबई का ही रह गया है और इसके बाद शायद महाराष्ट्र का ये पोल फेज खत्म हो जाता है पोलिंग का। तो इस मुंबई के जो मतदाता है वो हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, एक मजबूत प्रधानमंत्री के प्रति, एक स्थिर सरकार के प्रति उनका एक डेडिकेशन रहा है। यह देश, मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, कारोबारी राजधानी है, और मुंबई ने इस 10 सालों में जो प्रगति देखी है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो नेटवर्क के रूप में, तो मुझे नहीं लगता है कि मुंबई का जो है वो मुंबई वाले किसी भी रूप में शिवसेना का वो लिटमस टेस्ट के लिए वो अपनी तरफ से किसी भी तरह का योगदान देंगे, क्योंकि उनको ये बात का पता है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने में एक टेस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल विनोद जी, इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल कि जो महाविकास अघाड़ी के जो लोग कह रहे हैं और कुछ विपक्ष के लोग ये भी वहाँ कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी ठीक है, लेकिन बीजेपी से जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उतने नाराज नहीं हैं। ये मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, उसमें कहा कि लोग बीजेपी से ज्यादा नाराज नहीं है इस चुनाव में। सबसे ज्यादा अगर नाराज हैं तो ये एकनाथ शिंदे से हैं और अजीत पवार से हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ये जो टूटन हुआ पार्टी में, चाहे वो शिवसेना की बात हो या फिर एनसीपी की बात हो,
इन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए लोग ज्यादा बीजेपी से कम और इन दोनों ही लोगों से ज्यादा नाराज हैं। देखिए, ये परसेप्शन की बात है और नैरेटिव की बात है। अगर आप इसके प्रोडक्ट को देखिए कि पूरे के पूरे एनसीपी का जो एग्जिस्टेंस है वो अजीत पवार के हाथ में था। अजीत पवार ही उस पूरे पार्टी का नेटवर्क से लेके पूरे पार्टी को एक तरह से आप लीड करते हुए दिखते थे, भले ही शरद पवार का नाम था। शरद पवार पिछले आप कम से कम 5-10 सालों से देखिए कि वो गुगली ही के लिए मशहूर रहे हैं, कि उनको पता है कि गुगली कब कहां पे फेंकना है। बाकी जो अजीत दा, उसका नाम अजीत दादा जो बोलते हैं लोग, तो आप ये देखिए कि मुंबई के अगर ऐसा नहीं होता उनके साथ जबरदस्त समर्थन, तो ये सारे के विधायक उनके साथ नहीं चले जाते। अगर ऐसा जन समर्थन उनके साथ नहीं होता तो फिर अजीत पवार को जो इंपॉर्टेंस मिला है एनडीए गठबंधन में या महायुति सरकार में, वो नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जिन इलाकों में उनका प्रभुत्व है उन इलाकों में अजीत पवार के नाम से ही शिवसेना को लोग जानते थे कि पब्लिक के सामने में अजीत पवार होते थे। उसी तरह से आप एकनाथ शिंदे को देखिए कि एकनाथ शिंदे एक मामूली कार्यकर्ता, एक ऑटो चालक मुंबई का, शिवसेना का वो एक कार्यकर्ता के रूप में अगर वो इतना मुकाम हासिल किया है तो लोग शिवसेना के उस कार्यकर्ता को ज्यादा जानते हैं उद्धव के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, आदित्य ठाकरे के रूप में, उनका एक परिवार का ही ज्यादा ये है। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि ये परिवार की जो वहाँ पे अपना एग्जिस्टेंस है उसको चुनौती दिया है। उसको चुनौती अजीत पवार ने दिया है, उसको चुनौती एकनाथ शिंदे ने दिया है। अब इसका नैरेटिव जो लोग नाराज में कह रहे हैं वो इस तरह के सिंपैथी के लिए कह रहे हैं और उस सिंपैथी के लिए शरद पवार का नाम आगे किया जाता है। लेकिन लोगों को पता है कि शिवसेना शरद पवार ने अपने पीछे पॉलिटिकल कैरियर 40 साल के पॉलिटिकल कैरियर में आज तक ऐसा कोई भी लीडर नहीं रहा जिसको उन्होंने धोखा नहीं दिया है। तो उनकी विश्वसनीयता क्या है, इस बात की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिबिलिटी को लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने जो कहा वो किया। आज अगर राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा की बात आप कहें तो लोगों में मुंबई में खास करके शिवसेना में बीजेपी से ज्यादा राम मंदिर के लिए था, एक मुखर सपोर्ट था और उस बात को लेकर शिवसेना सबसे बड़े आगे आए थे और उसका क्रेडिट भी बाला साहब लेते हुए दिखते थे। आज अगर उस उद्धव से नाम है मुंबई के आप राम मंदिर से आप दूरी बनाते हैं, आप एक नया फ्रेम करते हैं सेकुलरिज्म का, तो शायद उनके कैडर, उनके वोटर को ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि बाला साहब का जो एक अपना आदर्श रहा है, विचारधारा रहा है, उस बात को अगर एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं तो शायद यह बात कहने में बेईमानी होगी कि ये एकनाथ शिंदे से नाराजगी है और उद्धव के लिए लोगों का एक बड़ी आप कह सकते हैं कि सद्भावना है या एक लहर है, उस चीज का मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। और इसलिए विनोद जी, आज प्रधानमंत्री की वो बातें मुझे याद आ रही हैं। आज ही जब वो महाराष्ट्र में थे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे डिंडोरी में, तो उन्होंने कहा भी कि बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था जब वो जीवित थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की राह पर चलने लगेगी उस दिन उनकी शिवसेना का अंत हो जाएगा। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा बाला साहब ठाकरे के हवाले से, और हम आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में हम एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नीरज सिंह ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, मुंबई में इस रोड शो को वो कवर कर रहे हैं। नीरज, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो जोश और उत्साह है वो लगातार कायम है, ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री के आवभगत में लोग लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, और मैं विनोद जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि आप देखें कि जो शिवसेना की जो स्थिति है और जो एनसीपी की स्थिति है, अगर असीम आप देखें कि जो अजीत पवार जिस तरीके से एनसीपी को आगे लेके जा रहे थे, आप देखें कि शरद पवार ने जब उत्तराधिकार चुनने की बात आई तो उन्होंने अजीत पवार को आगे नहीं किया, उन्होंने अपनी पुत्री को आगे किया। इसी तरीके से आप देखें कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे अगर चाहते तो एकनाथ शिंदे को आगे कर सकते थे, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे ना करके अपना जो पुत्र है उस मोह में पार्टी को लेके गए। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र के अंदर आपको एनसीपी और जो शिवसेना है उसकी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आप देखें कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि वो देश के लोगों के लिए लगातार जो कार्य है वो कर रहे हैं, और आप देखें इस समय प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ है, और जैसा कि हम असीम आपको जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मीडिया के कुछ लोगों के साथ जो इंटरव्यू है
वो भी इस रोड शो के दौरान दे रहे हैं। और ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से घाटकोपर इलाके में जो लोग हैं, आप देखें कि 400 पार में लोगों ने 450 पार के जो प्ले कार्ड हैं वो भी वहां पर शो कर रखे, जो बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके का विश्वास यहाँ के जो लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। आप देखें कि इस इलाके की अगर हम असीम बात करें, ये एक ऐसा इलाका है, कारोबारी इलाका है, और बड़ी संख्या में जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। खासतौर से आप देखें कि गुजराती समुदाय के लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो पंजाब के कुछ समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, साउथ इंडिया से भी यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं। तो आपको एक तरीके की एक मिनी इंडिया की जो झलक है वो घाटकोपर इलाके में दिखाई दे रही है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से विहंगम दृश्य है, दोनों ही तरफ लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री का जो स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं, ये बताता है कि पूरे देश का एक मिनी इंडिया यहाँ पर उतरा हुआ है। और ये मिनी इंडिया अपने प्रधानमंत्री को किस तरीके से चाहता है, ये मिनी इंडिया अपने प्रधानमंत्री की गारंटी पर किस तरीके से विश्वास व्यक्त करता है। आप देखें कि केवल एक वर्ग की बात नहीं, आप देखें किसानों को लेकर जिस तरीके से किसान सम्मान निधि, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विदर्भ के जो किसान हैं वो मौजूद है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में किसान है। 6,000 रुपए की एक मुश्त जो कह सकते हैं कि जो रकम है वो एक साल के अंदर किसानों के खातों में जाती है। उसी तरीके से राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देती है। दोनों जो डबल इंजन जब मिलता है तो उनकी जो आय है वो भी दुगनी होती है। आप देखें आज 12,000 रुपए किसानों को यहाँ पर मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें कि युवाओं के लिए तमाम तरह के स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए, एक तरीके से आर्थिक नगरी है, बड़े पैमाने पर अर्थतंत्र यहाँ से पूरे देश का यहाँ पर चलता है। बॉलीवुड यहाँ पर मौजूद है और उस बॉलीवुड में काम करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। केवल जो हीरो है वही एक्टिंग नहीं करता, तमाम हीरो के पीछे ये कह सकते हैं कि ऑफ कैमरा तमाम लोग होते हैं जिनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से पिक्चरें बनती है। आप देखें कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पर ऑफिस है, उनमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखें कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उन महिलाओं को जो घर की चारदीवारी में रहती थी आज ऑफिसों में जाकर वो काम कर रही है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। आप अगर यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से शुरू किया, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, और मुंबई जो कहते थे कि एक तरीके से जाम की नगरी कही जाती थी एक समय में, आज उस जाम की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि बड़ी पैमाने पर सड़कें भी बनी है, फ्लाईओवर भी बने हैं, अंडरपास बने हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। और यही इस विकास की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब चहुमुखी विकास होगा तो भारत तेजी के साथ विकसित होगा। और यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री की इस विकास की गारंटी में महाराष्ट्र के लोग उनका साथ देते हुए इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो विकास का कार्य बीते वर्षों में हुआ है और इस बात का जिक्र हमारे सहयोगी नीरज सिंह कर रहे हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक छोटी सी जानकारी हम अपने दर्शकों को ये दे दें कि इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और 2019 में जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके बाद से वहां के पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो है वो टूट गया था और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद 2022 में शिवसेना के भी दो टुकड़े हो गए और जो एनसीपी थी वो 2023 में टूट गई, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अभी। शिवसेना का जो शिंदे गुट है और एनसीपी का अजित पवार गुट वो बीजेपी के साथ चला गया, जो कि इस वक्त महायुति का हिस्सा है। और वहीं महाराष्ट्र में इसका मतलब कि सीधा मुकाबला इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो महायुति है बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है इस बार का चुनाव। और इसमें शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट का जो वो है और कांग्रेस पार्टी एक साथ है। ऐसे में विनोद जी, मेरा सवाल ये कि चूंकि प्रधानमंत्री को इस वक्त हम देख पा रहे हैं, बीजेपी ने बहुत अच्छा खासा स्टेक लगाया है इस बार के लोकसभा चुनाव में, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में जो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया है कि इस बार 400 पार का नारा, इस 400 पार के नारे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसके बाद से महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी, इन दोनों के बनाम महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति, इसमें इस 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी कितना महत्वपूर्ण और कितना जोर लगा रही है? अजीम, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि इस बार का जो चुनाव है पूरे देश में, महाराष्ट्र को आप उसके साथ ले सकते हैं, मोदी बनाम ऑल का है। उसमें महायुति, महाविकास अघाड़ी, ये सारी चीजें पीछे छूट जाती है। यही सिचुएशन मुंबई में भी है, यही सिचुएशन महाराष्ट्र के अलग हिस्सों में भी है। ये मोदी बनाम ऑल का चुनाव है। अब उसमें रीजनल के स्तर पे महायुति कितना मजबूत है या महाविकास अघाड़ी कितने मजबूत है, वो मजबूती की टेस्ट तो उनको असेंबली के इलेक्शन में होगा। लेकिन इस इलेक्शन में जहां तक मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मैं थोड़ा सा नीरज की बात को बहुत बढ़िया इनपुट दे रहे थे, मैं नीरज की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इसके बाद मैं आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो इम्पोर्टेंट ये है, जो नीरज बता रहे थे कि जो काम बोलता है, और जब ये काम बोलता है तब आप देखते हैं ये लोगों की भीड़, मुंबई जैसे आर्थिक नगरी है, ये देश के कारोबारी राजधानी है, वहां अगर लोग इतने लाखों की तादाद में लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होके अगर पीएम के अभिवादन के लिए खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये मुंबई के लोग अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं पीएम मोदी का। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, वो चाहे आतंकवाद का जो मुंबई का सिलसिला था, आपने देखा होगा, हमने सारी दुनिया उस बात को पता है, 26/11 के धमाके का, उसके बाद वो ट्रेन का ब्लास्ट, वो सारी चीजें। तो वो जो एक गारंटी है पीएम मोदी का कि उसके बाद आपने देखिए कि ये बम तो दूर, एक पटाखा तक कहीं नहीं फूटा। तो ये गारंटी और ये आश्वासन जो कारोबारी राजधानी में छोटे कामगार से लेके और बड़े उद्योगपति को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री को मिलता है, बॉलीवुड को मिलता है, ये सारे लोगों को मिलता है, तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि मुंबई देश के सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला अगर शहर है, तो मुंबई को एक आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा का भी केंद्र सरकार में, मोदी सरकार ने पूरी तरह से ख्याल रखा है। जहां आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कहते हैं, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी को मिला है तो सबसे ज्यादा मुंबई और मुंबई के आसपास के सारे इलाके को मिले हैं। क्या बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी सरकार का बजट 11 लाख करोड़ से ज्यादा है, और उस 11 लाख करोड़ का बजट आप देखें कि मुंबई के और उसके पास के आउटस्कर्ट जो है वो कितना सिमट गया है। एक आप अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसका मुंबई ट्रांस था, जो हार्बर लिंक था। आप उसकी बात करें कि एक नदी मुंबई, जो मुंबई से घंटों लगता था लोगों को जाने में, उसकी दूरी ये हार्बर जो लिंक है वो बनने से, मुंबई ट्रांस लिंक बनने से 20 मिनट पहुंच गई है। ऐसे अगर आप मुंबई और पुणे का डिस्टेंस देखिए तो उसको कितने घंटों में नितिन गडकरी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां किया है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो आर्थिक गतिविधि जहां बढ़ती है उस कारोबारी राजधानी में, तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं आपको सबसे कम केंद्र में मोदी सरकार को देना होगा। और यही एक्नॉलेजमेंट है उस भीड़ का, जो उसकी गति बढ़ी है, उसकी स्पीड बढ़ी है। तो वो जो मोमेंटम बना है मुंबई का और शहर का, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है वहाँ के कारोबारी को, वहाँ के जो कामगार करने वाले लोग हैं, छोटे उद्योगपति हैं, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुंबई के आर्थिक राजधानी बनने का एक गौरव दिया है, जो गौरव और वो सपना इस दौर में हकीकत में बदला है। अब आपके मूल सवाल पे आता हूँ कि जब आप डिवीजन की बात करते हैं, तो ये डिवीजन आप देखिए कि कोई भी नेता है वो कम से कम इस बात को जानता है कि वो किसके साथ अलायंस कर रहा है। अगर ये स्थिति कांग्रेस की मजबूत होती तो कांग्रेस के वहाँ जो निवर्तमान अध्यक्ष थे वो रिजाइन करके शिवसेना में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो सबसे बड़े कद्दावर लीडर मराठा के थे अशोक चौहान, वो वहां से रिजाइन करके बीजेपी में शामिल हुए हैं और सांसद बने हैं। ऐसे मिलिंद देवड़ा का आप नाम लीजिए, वो शिंदे के रूप में शामिल हुए हैं। गोविंदा का नाम लीजिए, कांग्रेस के पहले एमपी बॉलीवुड का, ये वहां मुंबई से बने थे, तो वो देखिए शिवसेना शिंदे के शामिल हुए हैं। तो वो अगर अपना भविष्य इस एनडीए अलायंस महायुति में देख रहे हैं, तो आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि वहां महाविकास अघाड़ी का एक बड़ा एग्जिस्टेंस है जो कोई न कोई चमत्कार दिखाएगा। अगर चमत्कार दिखाने की हालत होती तो शायद कांग्रेस के जो कद्दावर लीडर है, आप संजय निरुपम को ही देख लीजिए, वहां मुंबई में कम से कम कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं। इतनी मजबूत लड़ाई वो कम से कम पूर्वांचल से लेके और सारे जो बिहार के लोग हैं उनके एक सर्वमान्य
बिगड़ रहे हैं और कांग्रेस को उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है और वो शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ में आए हैं। तो आप अगर इस तरह का नेताओं का जो दौड़ भाग देखते हैं, वहां पे नेताओं का जिस तरह से देखते हैं कि एक तरह से होड़ मची है पार्टी छोड़ने की, उस हालत में ये सिर्फ नैरेटिव हम इसको कह सकते हैं कि जो बनाया जाता है कि महायुति के अगेंस्ट में महाविकास अघाड़ी अभी भी कायम है, तो ये बात किसी न किसी तरह से जब हम ग्राउंड पे लाते हैं तो वो बेकार साबित होती है, वो झूठ साबित होती है। अगर ऐसा नहीं था तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास दो अपने, जहां से कांग्रेस लगभग 50 साल से चुनाव लड़ती रही है, वहां उसके दो कैंडिडेट नहीं मिले जो प्रिया दत्त ने मना किया था उसमें चुनाव लड़ने का। तो आप ये देखिए कि सिचुएशन दौर क्या है, जहां एक पार्टी को अपने एक मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पा रहा है और वो कैंडिडेट जो है वो सीधे शिवसेना के खाते में चला जा रहा है, उद्धव के खाते में चला जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का कंधा थामे हुए हैं। उस आंधी में बचने के लिए जो लगता है कि कहीं न कहीं हमारा मिल के साथ मिलने से, साथ रहने से कहीं हमारा वजूद बच जाएगा, और ये सिर्फ वजूद बचाने की लड़ाई है। और आज जो पीएम मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, मुंबई में जो 20 तारीख को चुनाव होने वाला है 5वें फेज का, सारे 6 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो लोगों को एक तरह से लोगों ने इसका प्रोजेक्शन दिखाया है, आप कह सकते हैं टेलीविजन की भाषा में, कि ये चुनाव का कर्टेन रेजर है। ठीक है, ऐसे में शिशिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सलाहकार विनोद जी कह रहे हैं कि ये वजूद बचाने की लड़ाई है ये चुनाव। आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वो शरद पवार की बात कह लें या फिर उद्धव ठाकरे की बात कर लें, 2024 का लोकसभा चुनाव क्या वाकई इन नेताओं के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है, अपने वजूद की लड़ाई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त चाहे वो शरद पवार खेमा हो या फिर उद्धव ठाकरे खेमा हो, पुरजोर प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो है फिर से सत्ता में एक बार आ जाए, किस प्रकार से ज्यादा सीटें पाई जाए। और इसलिए हम अमूमन देख पा रहे हैं, फिर जुबानी जंग भी हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से बिलो द बेल्ट भी कमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में इससे पहले ऐसा स्तर था नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अब राजनीति का स्तर अगर देखा तो वो एक चिंता की विषय जरूर है। और इसलिए फिर चाहे वो जिस प्रकार से हमने कहा कि दोनों खेमे चाहते हैं कि किस प्रकार से भी सत्ता में फिर से एक बार वापसी हो जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। कारण इसके पीछे का ये भी है क्योंकि 2019 में हमने जिस प्रकार से देखा था कि पर्दे के पीछे कुछ और चीजें चल रही थी, और जिस प्रकार से जो है शरद पवार खेमा हो या फिर उद्धव ठाकरे खेमा हो, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्हें सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ऐसे में इस बार भी हालांकि ये प्रयास जरूर रहेगा दोनों पार्टियों का कि किस प्रकार से जो है डिस्क्रेडिट किया जाए। एक बात विनोद जी जो आपने सवाल पूछा था कि क्या किस प्रकार से इस वक्त अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का कद महाराष्ट्र में, किस प्रकार से अजित पवार का कद महाराष्ट्र में, उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा इसके पीछे में। कि प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका रुख काफी स्पष्ट है और वो हमेशा कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस करता है उनको उनका ज्यादा लक्ष्य होता है, और ऐसे लोग जो है उनके साथ अमूमन हम देख पाते हैं कि ज्यादा होते हैं। खास तौर पर अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में इमेज है कार्यकर्ता की, एक ऐसे कार्यकर्ता जिसने कई साल शिवसेना में काम किया है, थाने से आते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कई मंत्री, हालांकि वो भी स्वयं कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र की सरकार में 2014 से 2019 के बीच में अगर देखा जाए, और उसके बाद भी अगर देखा जाए जब सत्ता परिवर्तन हुआ उस वक्त भी एकनाथ शिंदे जो है मंत्री थे। तो ऐसे में इनको काम का किस प्रकार से काम किया जाता है पता है। और एक बात, महाराष्ट्र में जिस चर्चा हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हालांकि उसमें अगर सबसे अग्रणी नाम अगर लेकर दिया जाए इस वक्त तो है समृद्धि महामार्ग, जो कि नागपुर से मुंबई जोड़ा जाता है। हालांकि समृद्धि महामार्ग को पूरा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने अगर देखा जाए तो पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उनके पीछे भी कोई खड़े थे, कोई मंत्री, और जो मंत्रालय खड़ा था तो वो था एकनाथ शिंदे का मंत्रालय। तो ऐसे में ये बात प्रधानमंत्री काफी अच्छी तरीके से जानता है कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसीलिए जब शिशिर मेरा सवाल भी यही विनोद जी से था कि जिन सीटों पर भाजपा ने अपने सहयोगी पार्टी को, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या फिर अजित पवार की पार्टी को, अपने सहयोगियों को जिन सीटों से मैदान में उतारा है, कहा यह जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि एक सहानुभूति के जो वोट है वो विपक्षी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस टूट में हिस्सा लिया इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। क्या ये बातें सच है? कितना दम है इन बातों में? बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। दरअसल ये प्रयास है कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको इस वक्त लोग
बीजेपी के साथ है वो लोग कौन है वो भी देखना काफी जरूरी है। उन्होंने इसके पहले क्या कार्य किया है वो भी देखना जरूरी है। सहानुभूति अब जो अगर देखा जाए तो अपने स्तर पर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिजल्ट जो है वो चाहिए होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या इन दोनों नेताओं ने किए, तो जाहिर सी बात है अगर पिछला उनका कार्य का अगर हम देखें जिस प्रकार से कार्य किए तो उसमें रिजल्ट दिखता है। तो ये सबसे प्रमुख पहली बात है। दूसरी बात लोग और साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो किसके साथ है, अगर वो भी अगर देखा जाए तो उस पैमाने पर इस वक्त अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अजित पवार के साथ है। अच्छा, उसके पीछे का कारण भी अगर देखें वो लोग क्यों उनके साथ है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कार्य जिस प्रकार से किया जाता है पार्टी में, जो उनका कद है, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में थे जाहिर सी बात है एक कैबिनेट मंत्री का उनका दर्जा था, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे थे कि कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे, जो खुद जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी उनसे मिलने आ रहे थे, कामों से। वही लहजा अगर देखा जाए अजित पवार का भी है, उनका भी काम करने का तरीका अमूमन उस तरह से अगर देखा जाए तो सेम ही है। तो ये दोनों की जो मान सकती है तो उसके पीछे कारण है। आपके दोनों लोग इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो इसका असर क्या होगा ये धरातल पर अगर देखा जाए तो जनता तो तय करेगी, लेकिन हमने अगर इसके पीछे की पूरी अगर देख ली तो इसका उत्तर जो है वो काफी सहज होगा देने के लिए, लेकिन फिर भी इसका जवाब जो है जनता 4 तारीख को दे ही देगी। ये प्रमुख मुद्दा उसमें रहा है। दूसरी और एक बात इसमें ये भी है कि इस बार अगर देखा जाए तो आपने सही कहा कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में अगर इस प्रकार की ताकत प्रधानमंत्री लगाते हैं, न ही सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों के लिए बल्कि एकनाथ शिंदे के प्रत्याशियों के लिए भी और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी, जिस प्रकार से पूना में सभा होती है, जिस प्रकार से मराठवाड़ा में सभा होती है, जिस प्रकार से आज हमने देखा कल्याण में सभा हुई थी, तो ऐसे में ये काफी सीधा और सटीक प्रयास है भाजपा का ये कहने के लिए कि जो लोग हमारे साथ है उनके लिए प्रधानमंत्री जो है इस वक्त रास्ते पर उतरा है, सपोर्ट उनको पुरजोर किया जाएगा और उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये भी समझ उठाए जा रहे थे कि बीजेपी के साथ जो छोटी मोटी पार्टी आती है, जो राजनीतिक पार्टी आती है, खासतौर पर रीजनल पार्टीज आती है, उनका अस्तित्व क्या होता है, ये भी सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। तो हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सीटें चुन के आने वाली है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से जो है जीत के आने वाली है। महाराष्ट्र में ये भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है तकरीबन उनसे 8 या 9 या 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है 15 सीटें जो है उसके आसपास वो लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में सीटों का अगर आंकड़ा देखें तो वो भी जो है दिया गया है। तो ऐसे में जो ये प्रयास करने का कोशिश की जा रही थी कि जो है रीजनल पार्टीज को जो है यहाँ पर बीजेपी खत्म करना चाहती है, तो उसका उत्तर जो है स्वयं बीजेपी ने दिया है। जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, लोग ये कहते हैं कि छोटी रीजनल पार्टीज है उनके जो प्रत्याशी है उनको गिराने का प्रयास बीजेपी करती है। तो ऐसे में स्वयं प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मैदान में है और जो उनके साथ अलाइड पार्टनर्स हैं उनके प्रत्याशियों के लिए भी जो है चुनावी सभा कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को टैकल जो है बीजेपी से इस प्रकार से किया जाए। जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये कुछ मुद्दे थे जो कि सामने आ रहे थे, विपक्ष बार बार उसको उठा रहा था, तो उसका प्रयास भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा हालांकि इस प्रकार के जो रैलीज है, जो कार्य वो किए जो कर रहे हैं उससे सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से विधानसभा चुनाव का गणित होगा, काफी जटिल इस वक्त अगर स्थिति महाराष्ट्र में है और खासतौर पर 2019 की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फाड़ हुए हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो या फिर हम बात करें शिवसेना की हो, तो ऐसे में प्यास लगाना वैसे तो काफी मुश्किल है कि किस प्रकार से चुनावी गणित यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जहां तक बात करें कि कौन सी राह पर कौन सी पार्टी चल रही है और अगर उसको अगर दिखा तो आने वाली समय में किस प्रकार से जो विजय संपादित कर पाएगी, ये भी अनुमान लगाना काफी कठिन नहीं होगा। शिशिर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और जैसा कि हमने कहा भी कि जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन है 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इन 45 सीटों का जीतने का जो लक्ष्य रखा है इसके लिए प्रधानमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम उनके साथ जो एनसीपी की बात हो या फिर शिवसेना की बात हो, तमाम लोग उनके साथ हैं ताकि जो एक सपना है प्रधानमंत्री का कि 400 पार हम जाएंगे, एनडीए 400 पार, उसके लिए महाराष्ट्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ। ऐसे में हमारे साथ नीरज सिंह भी लगातार बने हुए। नीरज, आप इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें। नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताएं। मैं वही कह रहा हूँ कि विनोद जी जिस आर्थिक नगरी की बात कर रहे थे और जिस तरह के डेवलपमेंट की बात जो हमारे संवाददाता शिशिर हैं वो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं
कि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले 5 सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य बताता है कि जब आप देखें कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात प्रधानमंत्री करते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, और उसमें से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जिक्र महाराष्ट्र सरकार करती है कि आने वाले 5 सालों में करेंगे। और आप देखें कि उसके लिए जो बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट के जो प्रस्ताव हैं वो भी सामने आए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम परियोजना है उसको पूरा किया जाना बाकी है। आप देखें कि जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र विकास के राह पर आगे चल रहा है, उसका जो फायदा है वो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के लोग हैं या देश के अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आने वाले समय में मिलेगा। और यही कारण है कि जो डबल इंजन की जो बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं कि अगर 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर लगातार काम करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक ही पहुंचेगा। चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे गरीब लोगों को घर देने की बात हो, गरीब लोगों के लिए रोजगार के लिए तमाम साधनों को उपलब्ध करवाने की बात हो। आप देखें कि आज भी हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें 10% का योगदान महाराष्ट्र से ही मिलता है। सबसे ज्यादा जो राजस्व है वो जनरेट करता है महाराष्ट्र। तो ये बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, और इस क्षमताओं को अगर इसी तेजी के साथ काम में ढाला गया तो इसका लाभ न केवल महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा बल्कि पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से अलग अलग जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। तो यही कारण है कि इस अर्थ नगरी को, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, अर्थ नगरी भी कहते हैं, विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह की रुकावटें आई, जिस तरह की अड़चने आई, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग दिशा में चली, केंद्र और राज्य सरकार में जो टकराव है वो भी देखने को मिला, लेकिन अब वो टकराव देखने को नहीं मिल रहा है। वो विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसका जो लाभ है वो महाराष्ट्र के लोगों को मिल भी रहा है, और वो जो लाभ महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहा है वो इस समय प्रधानमंत्री के साथ सड़कों पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि ये आप समझें कि ये एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है। यहाँ पर लोगों के लिए 5 मिनट का समय नहीं होता किसी दूसरे को देने के लिए। ये इस तरह की नगरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटों से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। ये बताता है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की गारंटी, प्रधानमंत्री की योजनाएं और प्रधानमंत्री जो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं, चाहे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारी धरोहरों की सुरक्षा की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, उसी सम्मान के साथ ये महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए हैं, जो बताता है कि ये नगरी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित होती दिखाई दे रही है रोडों पर। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जहां जहां जाते हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि गरीब कल्याण पर काम किया जाए, महिलाओं के विकास की बात की जाए। आप पूरी कैंपेन को देखें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र किया। सचिन भी बता रहा था कि बिलो द बेल्ट जाकर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं अश्विन, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके भले के लिए काम हो, उनके विकास के लिए काम हो, उनके जिले के लिए काम हो, उनके राज्य के लिए काम हो। वो इस तरह के जो भाषणबाजी है या ये कहें कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को सुनना नहीं पसंद करते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री विकास के मार्ग को जिस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं वही लोग दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लोग चाहते हैं कि अगर उनके घरों में सुख शांति रहेगी, उसके जिले में सुख शांति रहेगी, राज्य में सुख शांति रहेगी, तो उसका लाभ उसके परिवार को भी मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा, जिले को भी मिलेगा। और विकास के जिन लक्ष्यों को लेकर पार्टी आगे चल रही है, विकास के जिन लक्ष्यों को आम आदमी चाहता है, वो लक्ष्य भी पूरे होंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की बात करते हैं। बिल्कुल नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा। और बीते 10 वर्षों में भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा बदली है, जिसमें कि केंद्र बिंदु में विकास को लाकर रख दिया गया है। ये 10 साल पहले की स्थितियां नहीं हुआ करती थी, कुछ और ही मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके विजन ने विकास को, डेवलपमेंट को राजनीति के केंद्र में लाकर रख दिया। और अब इसी विकास के बूते अब तमाम जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनके सामने अब ये समस्या है कि अब देखिए, अब मैं राज्यों की बात करूं तो देखिए, आप राज्य में जो डेवलपमेंट के जो इंडेक्स हैं, आपने उसमें कितना आगे बढ़ा,
तो एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात आई, कॉम्पिटिटिवनेस की बात आई तमाम राज्यों के बीच में। तमाम चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, किसी भी राज्य के हो, विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस केंद्र बिंदु में रहा। ये एक बहुत अच्छी पहल और एक अच्छी शुरुआत हुई भारतीय राजनीति में। लेकिन विनोद जी, एक और मसला और पॉलिटिकल चर्चा को आगे आपसे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा जो एक समुदाय है काफी मुखर है, काफी प्रखर रहा है चुनाव में, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। 28% जो मराठा वोट बैंक है वो महाराष्ट्र में है और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मराठाओं के आरक्षण को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में घटित हुई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है और इस पर जो महायुति की जो सरकार, जो गठबंधन है, उसका क्या स्टैंड है? मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जो नीरज ने भी बताया है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता हूँ। बढ़िया नीरज टॉपिक को इनपुट आपको दे रहे थे जी। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं तो अभिभूत हूँ कि मुंबई जैसे महानगर में और इस तरह की जो रोड शो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतनी भीड़ और इतने सारे लोगों में, उन लोगों में उल्लास और वो उत्सुकता जो प्राइम मिनिस्टर का एक एक अभिवादन लेने और देने के लिए किस तरह से आकुल है। अपने अपने हाथों में मोबाइल फोन लिए एक एक पल को अपने उस तस्वीर को उतार लेने और उसको साक्षी बनने के तैयार इस लाखों की भीड़ को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में यही कमाया है। आज अगर आप देखते हैं इस रोड शो के जरिए तब हमको ये एहसास होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, अगर वो जननायक हैं तो सच में इस देश के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के वो दिल के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय लीडर है और इसलिए वो जननायक है। ये रोड शो ही उनको एक जननायक का वो एक खिताब देता है जब आप वो हाथ लहराते हुए हजारों लाखों की भीड़ को आप देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले को किस तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर का वो काफिला और हाथ लहराते हुए मोबाइल फोन को सब ऑन किए हुए और एक एक तस्वीर को अपने साझा करते हुए अपने तस्वीर को यादगार बनाने के लिए लोग किस तरह से आकुल है। तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक चीज याद चर्चा में हमें करना जरूरी है कि आप देवेंद्र फडणवीस को भी देख रहे हैं। मुंबई में पिछले दशकों में, शायद इसीलिए इसको बेहतर बताएंगे, देवेंद्र फडणवीस ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है जी। मुंबई में आज तक ये कभी होता नहीं रहा है। मुंबई में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये एनसीपी के साथ में मिला जुला के सरकार बनती थी, शरद पवार कभी भी वहां पे अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए हैं। हर समय में उनके साथ में एक मिली जुली ही का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो वो सारी चीजें जब आप देखते हैं और इस समय में देवेंद्र फडणवीस के साथ में एकनाथ शिंदे हैं तो आप कह सकते हैं कि इस दौर का मुंबई में एक दोनों और खासकर अजीत पवार को भी लेने तो ये पब्लिक के सबसे बड़े चेहरे हैं और वो जब इतना बड़ा फेस आपके सामने में होता है तब आप कह सकते हैं कि जो सेनापति है इस पूरे महाभारत के उस ये सत्ता के संग्राम का, तो उसके पीछे में वो सेनापति के साथ में वो बड़े योद्धा भी हैं जो महाराष्ट्र में उनकी अपनी भूमिका है। जहां तक आपने मराठा आंदोलन और मराठा की बात की तो मैं आपके सामने में जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा कि ये बारामती का चुनाव आपने पिछले फेज में देखा होगा। जिस बारामती चुनाव को लेकर बारामती का पूरा इलाका जो मराठा का एक बेल्ट और मजबूत बेल्ट कहा जाता है, जिसके शरद पवार एक अघोषित लीडर माने जाते हैं, वो पूरे के पूरे अपने बेटी को जिताने के लिए और बेटी के राजनीति को सर्वाइव में पहुंचाने के लिए उनका पूरा जोर इस पे लगा हुआ था और उसी को चैलेंज करते हुए कि मराठा का लीडर आज कौन है, तो अजीत पवार और शरद पवार में ये संग्राम मचा हुआ था। संग्राम अजीत पवार ने अपने पत्नी को वहाँ पे ये मुझे याद नहीं है उनका नाम, और अजीत पवार की वाइफ जो है वो वहाँ से खड़ी हुई थी। तो ये ननद भाभी का वो जो संग्राम था वो एक तरह से मराठा लीडर के रूप में भी एक तरह से ये सामने में आई थी कि मराठा लीडर कौन है। जी, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हमारे सहयोगी, दोनों सहयोगी नीरज सिंह और शिशिर